नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की बुनियाद ही कयामत की जंग पर रखी थी और जिस तरह ये जंग लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि यूक्रेन जंग कयामत पर ही जाकर रुकेगी। पुतिन बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका और नाटो भी परमाणु जंग की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान को डिकोड करने वाले रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूक्रेन जंग अब एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है जहां से दुनिया में तबाही के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति पुतिन के मिशन कयामत से कयामत तक जानने के लिए ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरू हुआ तबाही का काउंटडाउन। बेलारूस पहुंचे रूसी सैनिक। यूक्रेन में बरसेगा बर्बादी का बारूद। पुतिन का मिशन कयामत से कयामत तक। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 250 दिन पूरे होने वाले हैं और इस दौरान दुनिया यूक्रेन के शहरों को खंडहरों में तब्दील होने वाली तस्वीरों को देखकर दहल रही है। जंग की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाले रूस के सामने महज कुछ दिनों में घुटने टेक देगा, लेकिन नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों की बदौलत यूक्रेन की सेना न सिर्फ जंग मैदान में रूसी फौज के सामने टिकी हुई है, बल्कि अब धीरे धीरे यूक्रेन जंग का रुख पलटता नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस मकसद के तहत यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था, वो कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अभी तक नहीं हुआ है। आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मिशन कयामत से कयामत तक का पूरा ब्यौरा भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यूक्रेन जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। इस वीडियो में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28 को दिखाया गया है, जो पूरी तरह से बम, गोले और बारूद से लैस है और इस हेलीकॉप्टर को मिसाइलों से भी लैस किया जा रहा है। उड़ान भरने के बाद इस हेलीकॉप्टर से तबाही का बारूद यूक्रेन के सैन्य दस्तों पर बरसने लगता है। इसके बाद अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस की सेना का ये जंगी क्रू वापस लौट आता है। रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इस हेलीकॉप्टर अटैक के जरिए रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिनके सामने आने के बाद दुनिया की टेंशन और भी बढ़ गई है। ये रूस की सेना के वो सैनिक हैं जो बेलारूस पहुंचे हैं। दरअसल अभी हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये ऐलान किया था कि रूस और बेलारूस मिलकर एक जॉइंट फोर्स बनाएंगे, लेकिन दुनिया को ये उम्मीद नहीं थी कि दोनों देश इतना जल्दी इस जॉइंट फोर्स का गठन भी कर लेंगे। इन तस्वीरों को बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। Очень приятно. Мы приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. То есть у нас настроение всех боевое, дух боевой, готовы выполнить любые задачи. आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन का मिशन कयामत से कयामत तक आखिर है क्या। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान को डिकोड करने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन जंग अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। जंग के 8 महीनों में राष्ट्रपति पुतिन को मन माफिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा रूस फिलहाल जंग में पिछड़ता हुआ भी नजर आ रहा है।
जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमलों को तेज करने के साथ साथ अपनी रिजर्व फोर्स के मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस की रिजर्व फोर्स का मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, यानी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग की बिसात पर अपने मोहरे फिट कर चुके हैं और अब वो होगा जिसे वो बार बार दोहरा रहे हैं। उनकी इस चेतावनी की गूंज एक बार फिर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सुनाई दी। Введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать. राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वो नेटो और अमेरिका से सीधी जंग के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन पर सीधा परमाणु हमला नहीं करेगा, बल्कि अपने इस प्लान को अमल में लाने के लिए बेलारूस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी बार बार उनके देश पर यूक्रेन के हमले के खतरे की बात कर रहे हैं। लिहाजा बेलारूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की जमीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे की सरहद पर रूस के Tu-160 और Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती भी पुतिन के मिशन कयामत का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर भी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि वो बाइडेन से बात करने की इच्छुक नहीं है, लेकिन बाइडेन अगर चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही पुतिन ने ये भी कहा है कि अभी फिलहाल उन्होंने G20 सदस्य देशों में से किसी से बात नहीं की है। आपको बता दें कि नवंबर में G20 समिट होने जा रहा है, जिसमें बाइडेन और पुतिन का आमना सामना हो सकता है। Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет, не окончательно не решен еще вопрос о моей поездке туда. Ну, Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. रक्षा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त जो भी बयान दे रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके बयानों में ही उनके मिशन की सारी डिटेल छिपी है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर जंग रोकने और सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल परमाणु बमों के जरिए हमला भी कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन का ये भी कहना है कि यूक्रेन को नष्ट करना रूस का मकसद नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के अगले बयान को सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि पुतिन कैसे नेटो में दरार डालने का काम भी कर रहे हैं। Мы же знаем и позицию Киева. Они все время говорили о том, что они хотят переговоров и вроде как просили об этом, а теперь приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. Ну, о чем же можно здесь говорить? Конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Мы всегда говорили, что открыто. Мы даже ведь в Стамбуле достигли определенных договоренностей. Эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли. दरअसल अपने इस बयान के जरिए राष्ट्रपति पुतिन नेटो और यूरोप के उन देशों से रूस के साथ खड़ा होने की अपील कर रहे हैं जो 90 के दशक में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन फिलहाल इस जंग को नहीं रोकने वाले हैं और वो यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि कई विकल्प खुले हैं। यूक्रेन से महज 22 मील दूर बेलगोरोद में रूस का एक बड़ा परमाणु अड्डा है। बेलगोरोद से रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए उसको निशाना बना सकता है। काला सागर में यूक्रेन के पास छोटा न्यूक्लियर टेस्ट कर उसके इलाकों में रेडिएशन फैला सकता है। खार्कीव में टैक्टिकल परमाणु हमला कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है।
ललीव को निशाना बनाकर जेलेंस्की को जंग में सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। रूस पोलैंड में लुब्लिन शहर पर भी हमला कर सकता है। लुब्लिन से यूक्रेन तक मदद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन शुरू होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा और ऐसे सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर रूस की जमीन से परमाणु हमला किया तो रूस अमेरिका और नेटो के निशाने पर होगा। लिहाजा वो इस हालात से बचने के लिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस का सहारा लेना चाहते हैं। इसके अलावा बेलारूस अपने सहयोगी देश रूस को अपने देश में सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाला है। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का एक बहुत बड़ा मतलब निकलता है। रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला कर की थी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब रूस यूक्रेन को घेरने के इरादे से पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर बेलारूस में रूस अपना सैन्य बेस बनाता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। दरअसल बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से यूक्रेन की राजधानी कीव के बीच की दूरी 528 किलोमीटर है, जबकि बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास है, जिसका मतलब यह हुआ कि रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। इस प्लान की वजह से यूक्रेन के लुत्स, रिवने, जतोमर, कीव, चर्निहाइव जैसे 5 अहम इलाके पुतिन की वॉर मशीनरी की जद में आ जाएंगे और इसी रास्ते के जरिए रूसी सेना कीव तक भी पहुंच सकती है। नेटो की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बेलारूस इस जंग में शामिल हुआ तो संगठन के सदस्य देशों तक इसकी आंच आएगी। ऐसे में नेटो शांत नहीं बैठ सकता और उसे भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। दरअसल 17 अक्टूबर से नेटो एक बड़ा युद्धाभ्यास भी शुरू करने जा रहा है। नेटो की इस एक्सरसाइज में एटमी हमला करने वाले जंगी जहाज भी शामिल होंगे। यानी नेटो अपने इस युद्धाभ्यास के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहता है। यानी दुनिया वाकई कयामत की जंग की कगार पर खड़ी है। प्रेसिडेंट पुतिन की वैश्विक तबाही की धमकी के बाद नाटो फोर्स ने एटमी हथियार निकाल लिए। अमेरिका के परमाणु बम वर्षक यूरोपीय देशों से मंडरा रहे हैं और एटम बम बरसाने वाले हथियारों के साथ नाटो फोर्स 30 अक्टूबर तक युद्ध अभ्यास करेगी। उधर रूस में परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूरोप में बना परमाणु युद्ध का माहौल कितना गंभीर है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। अब विनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा। यूरोप के देशों में परमाणु खतरा, वैश्विक तबाही का अल्टीमेटम, यूरोप को हाफ कर देंगे पुतिन।
प्रेसिडेंट पुतिन धुन के पक्के हैं, दावे को सच कर दिखाते हैं। सिर्फ धमकी नहीं, धमाके कर दुनिया दहलाते हैं। उन्होंने नया प्रण लिया है। पुतिन ने अमेरिका का घमंड चूर चूर करने का ऐलान किया है। इसके लिए अब उन्हें चाहे एटम बमों का पूरा गोदाम ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। मगर हैरानी की बात यह है कि इस दफे पुतिन से ज्यादा नेटो फोर्स एटमी युद्ध को उतावली नजर आ रही है। नेटो फोर्स भी न्यूक्लियर हथियारों का जंगी ट्रेलर यूरोप में दिखाने जा रही है। इसे क्या समझा जाए? क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजा? पुतिन ने एटमी हथियार निकाले। नेटो फोर्स एटम बम के साथ आई। यूरोप में होगी न्यूक्लियर टक्कर। अब अमेरिका से भिड़ेगा रूस। तीसरे विश्व युद्ध के गुट बने। हो गई मुनादी, बैटलफील्ड में आ गए फौलादी। इस बार युद्ध के हथियार वैश्विक तबाही के हैं। वो बम जो फटता है तो त्राहिमाम मच जाता है, जिसके जद में आने पर इंसान भाप बन जाता है। धरती पर प्रलय लाने वाले हथियारों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। रूस न्यूक्लियर मिसाइल दिखा रहा है तो नेटो फोर्स न्यूक्लियर बमों के गोदाम का गेट खोलकर बैठी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में ऐसा क्या हुआ? क्यों सीधी लड़ाई में अमेरिका उतरने को बेताब है? जानेंगे इस भयानक माहौल को किसने हवा दी, क्यों पुतिन का गुस्सा भड़काया गया, क्यों नेटो फोर्स भी फुल फॉर्म में आ गई। मगर उससे पहले जानते हैं रूस इस बार परमाणु हमले के लिए किस कदर सीरियस है। रूस में एटमी युद्ध की तैयारियां शुरू। फ्रंट पर एयर डिफेंस जैमर, संयुक्त टास्क फोर्स तैनात। रूस को अभेद्य किला बनाया। जिस दिन का इंतजार कर रहे थे पुतिन, इतनी भीषण लड़ाई जिस वजह से लड़ी जा रही है, रूस को अमेरिका को सबक सिखाने का वो बहाना मिल गया है। आखिरकार उस मोड़ पर प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच ही गए जहां अब मुकाबला सुपर पावर से है। यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स भी शायद अब करीब है, क्योंकि एटम बम ब्लास्ट होने लगेंगे तो युद्ध का नतीजा निकलने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर युद्ध को टालना अब नामुमकिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने वैश्विक तबाही का अलर्ट दिया है। Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. पुतिन की बातों से साफ है कि रूस से जो अब टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। लेकिन पुतिन को भड़काने वाला इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं?
क्या परमाणु युद्ध में रूस की कोई कमजोरी का पता अमेरिका और यूरोप को मालूम चला है? पहले जानते हैं एटमी वॉर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। नेटो फोर्स स्टीड फास्ट नून युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। जंगी रिहर्सल में परमाणु युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। नेटो के 14 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरेंगे। नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी। ये बहुत ही रिस्की है। रूस के इतने करीब नेटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट ये है कि ये युद्ध 1 या 2 दिन का नहीं, अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। इस बीच नेटो फोर्स का एक गलत कदम न्यूक्लियर युद्ध भड़का सकता है। युद्ध का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नेटो फोर्स के अभ्यास में जंगी जेट के साथ महाविनाशकारी बॉम्बर भी शामिल होगा। अमेरिका ने जिस बॉम्बर को रूस के करीब उड़ाने की जरूरत दिखाई है, उसे भी जानिए। यह अमेरिका का यूएसएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक है। यूएस B-52 बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह बॉम्बर अपने एक हमले में किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह बॉम्बर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके का खिताब दिया जाता है। हाल ही में इस बॉम्बर ने अफगानिस्तान युद्ध में कहर बरपाया था। तालिबान ने जब जावजान की प्रांतीय राजधानी शेबेरगन शहर पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने B-52 से बमबारी की थी। अमेरिका के उस हवाई हमले में 200 तालिबानी मारे गए थे। वहीं 100 से ज्यादा वाहन, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ था। B-52 को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई दफे रूस के करीब भेजकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी बॉम्बर का बारूदी अवतार स्वीडन में दिखा था। स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में अभ्यास के दौरान यूएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षकों ने फायरिंग रेंज में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराए थे। स्वीडिश धरती पर इस तरह का अभ्यास पहली बार किया गया था। उस अभ्यास में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षकों ने हिस्सा लिया था, जिनकी हवाई सुरक्षा में स्वीडिश वायुसेना के साथ JSS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। B-52 ने कुल 3 बम गिराए, जिन्होंने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। अमेरिका अपने बॉम्बर को बार बार रूस के नजदीक ले जाकर ये साफ कर रहा है कि उसे रूस को निशाना बनाने में वक्त नहीं लगेगा। उधर रूस भी इस खतरे को भांपते हुए न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस तस्वीर में रूसी सोल्जर के पीछे दिख रहा हेलीकॉप्टर उसी तैयारी का हिस्सा है। ये रूस का अत्याधुनिक Mi-8 MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन मोर्चे पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है। Mi-8 MTPR-1 की EW प्रणाली 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की शिनाख्त कर लेती है। इस हेलीकॉप्टर का सेंसर सिस्टम बहुत मजबूत है। इसका सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित हथियार प्रणालियों का मुकाबला करते हैं। यह हेलीकॉप्टर ड्रोन, जमीनी वाहनों और नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए बनाया गया है। रूस की सेना इस फाइटर हेलीकॉप्टर को जंग के दौरान कई बार मोर्चे पर ला चुकी है, लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस है, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का राग एक तानाशाह भी अलाप रहा है। ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन का जिगरी यार बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस को अलग थलग नहीं करने की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने साफ किया है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकाशेंको ने बेलारूस की समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देकर रूस को हाशिए पर धकेलने की साजिश को दुनिया के लिए खतरा बताया है। लुकाशेंको की इन बातों को बाइडेन समेत यूरोपीय लीडर बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें लुकाशेंको ने कहा, रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भगवान न करें कि किसी रूसी क्षेत्र पर कोई हमला हो। यदि ऐसा होता है तो रूस सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हम पुतिन के सैन्य फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन उनके इन बयानों ने हालात की गंभीरता को साफ किया है।
लुकाशेंको की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ज़ेलेंस्की फास्ट ट्रैक से नाटो की सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं। रूस ये पहले से साफ कर चुका है कि यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। इसे इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि रूस और अमेरिका में बातचीत की संभावना ना के बराबर बची है। हाल ही में पुतिन ने यह बयान देकर दुनिया को आगाह किया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की जरूरत नहीं समझते। जाहिर है, जब युद्ध का खात्मा बात से नहीं होगा तो नौबत क्या आनी है। अमेरिका और रूस में युद्ध की शुरुआत हुई तो सर्वनाश तय है, क्योंकि दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियार इस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों की जान जाएगी। युद्ध के पहले कुछ घंटों के भीतर कुल 900 लाख लोग मारे जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड की एजेंसी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. They have. आधुनिक दौर का परमाणु युद्ध महाविनाश का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। परमाणु युद्ध के इस अंजाम को जानते बूझते हुए भी इसकी धौंस जमाई जा रही है। गनीमत इतनी सी है कि अब तक न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ धमकाने और धौंस जमाने भर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन इसके धमाके शुरू होंगे, अफसोस जताने वाले भी नहीं बचेंगे। तो यूक्रेन में अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? पूरी रणनीति वॉशिंगटन में तैयार हो चुकी है। पेंटागन रूस के एक एक हथियार का तोड़ निकालने के लिए दिन रात मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है। तो दूसरी तरफ पुतिन के कैंप में अमेरिका के 2 नए हथियारों ने टेंशन पैदा कर दी है। ये दोनों हथियार एक से बढ़कर एक है। अगर इस महीने के आखिरी तक ये हथियार ज़ेलेंस्की को मिल गए तो ये मानकर चलिए कि पुतिन की एक भी मिसाइल राजधानी कीव की जमीन नहीं छू पाएगी। अमेरिका के ये 2 सुपर वेपन कौन से हैं? इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। ज़ेलेंस्की की नजरें इस वक्त यूक्रेन के एक बेहद खास इलाके पर हैं। ये एक ऐसा इलाका है जिस पर कब्जा होने के बाद पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर ही बगावत हो सकती है। ये रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन का एक ऐसा प्रांत है जो अगर ज़ेलेंस्की के हाथ लग गया तो क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल जाएगा और काला सागर में भी रूस की ताकत को धक्का लगेगा। खेरसॉन जीत की जो स्क्रिप्ट खार्किव में ज़ेलेंस्की ने लिखी है, अब ठीक वैसी स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की खेरसॉन में भी लिखने जा रहे हैं। जिस दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की ने खार्किव का किला जीता था, अब बिल्कुल उसी दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की खेरसॉन जीतने का प्लान बना रहे हैं। पुतिन के कैंप में बहुत टेंशन है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अमेरिका का बनाया हुआ एक ऐसा दिव्यास्त्र ज़ेलेंस्की को एक बार फिर मिल रहा है।
जिसका कोई तोड़ अब तक पुतिन के पास नहीं है। ये दिव्यास्त्र है, सुपर वेपन हार्म। आखिर क्यों ये हार्म मिसाइल रूस का काल बन गई है, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये वीडियो जो रिलीज किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने। ये वीडियो यूक्रेन के उन लड़ाकों के सम्मान में जारी किया गया है जिन्होंने यूक्रेन की एक एक इंच धरती की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। चीन में कल से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। लेकिन उसके पहले चीन की राजधानी बीजिंग में शी जिनपिंग के खिलाफ बड़े बड़े बैनर लगे दिखे। सड़क पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बीजिंग में हाई अलर्ट है, लेकिन पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है कि इस विरोध के पीछे आखिर कौन है। चीन में विरोध की दुर्लभ तस्वीर पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। हालांकि चीन की राज्य मीडिया पर इन बैनर पोस्टर को लेकर पूरी तरह से खामोशी है। मीडिया के सवालों का जवाब देने से चीन की सरकार बच रही है। Yesterday in Beijing, in the Haidian district, there was a protest on a bridge. Can you confirm what has happened to the protester who displayed the banners and set the fire? Thank you. 我不了解你说的有关情况。 शी जिनपिंग के खिलाफ बैनर टांगने वालों को वाहवाही मिल रही है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि आप एक नायक हैं और आपके लिए मेरा काफी सम्मान है, जबकि दूसरे ने लिखा है कि लोगों के नायक को सलाम, आशा है आप सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं। चीन में बैनर लगाने वाले शख्स को नया टैंक मैन कहा जा रहा है। चीन में टैंक मैन उस अज्ञात चीनी शख्स को कहा जाता है जो 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध के दौरान टैंकों के सामने अकेला खड़ा हो गया था। आलम यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप वी चैट पर भी विरोध करने वालों के अकाउंट्स को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने विरोध की तस्वीरें साझा की या विरोध के लिए संदेश पोस्ट किए। हालांकि चीन में भी ये तस्वीरें अब ज्यादातर लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। माओ त्से तुंग की तरह खुद को चीन का सबसे शक्तिशाली नेता समझने वाले शी जिनपिंग के काल में विरोध की ये आंधी क्यों चल पड़ी? चीन में विरोध का बिगुल उस वक्त बजा है जब कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होने जा रही है और शी जिनपिंग राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार हलफ उठाने वाले हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ भड़के गुस्से की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले शी जिनपिंग के उन बड़े वादों पर गौर कीजिए जिसका ख्वाब दिखाकर शी जिनपिंग चीन की सत्ता के शीर्ष पर बने रहना चाहते हैं। ताइवान की आजादी छीन लेंगे, ताइवान स्ट्रेट पर वर्चस्व कायम करेंगे, साउथ चाइना सी पर कब्जा कर लेंगे, जापान के द्वीप को जीत लेंगे, अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत खत्म कर देंगे, चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना देंगे। शी जिनपिंग सब्ज बात दिखा रहे हैं। इसकी पुष्टि के लिए कभी ताइवान की सीमा में उनके जंगी जहाज घुस जाते हैं तो कभी जापान के पास चीन की मिसाइल गिरा दी जाती है, ताकि माहौल शी जिनपिंग के लिए बना रहे।
अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने ऐसा अद्भुत मैन बैटल टैंक तैयार कर लिया है। चीन दावा कर रहा है कि इस टैंक के जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कहा जा रहा है कि यह चीन की चौथी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक होगा। जिसकी तुलना दुनिया के सबसे पावरफुल दो टैंक्स अमेरिका के अब्राम एक्स और रूस के T-14 आर्माटा से की जा रही है। इन दोनों टैंक्स की डिटेल आपको बताएंगे। उसके पहले चीन जिस नए टैंक से पर्दा उठाने जा रहा है उसकी डिटेल देख लीजिए। अब तक के टैंक से अलग इस नए टैंक में क्रू मेंबर की संख्या सिर्फ 2 होगी। इससे पहले दुनिया के 30 मारखां टाइप के टैंक को भी 3 लोग हैंडल करते थे। टैंक मोबिलिटी, स्ट्राइक और फायरिंग में भी अव्वल है। हालांकि चीन की ओर से बहुत ज्यादा डिटेल इस टैंक को लेकर अब तक शेयर नहीं की गई है। वैसे चीन के दावों पर दुनिया का भरोसा कम ही होता है, लिहाजा आपको अमेरिका के अब्राम एक्स टैंक को जरूर देखना चाहिए, जिसे समय समय पर अपग्रेड किया जाता रहा है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 मिलीमीटर की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अब्राम एक्स के बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसे खासकर रूस को तबाह करने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन टैंकों के मामले में रूस भी कमजोर नहीं है। ये दीगर बात है कि यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपने कई टैंक्स खो दिए। यूक्रेन ने इन टैंकों को बर्बाद कर दिया। चीन अपने नए टैंकों की तुलना रूस के T-14 आर्माटा टैंक से भी कर रहा है। T-14 आर्माटा दुनिया का सबसे खतरनाक टैंकों में से एक है। यह टैंक पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। इसके अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। T-14 आर्माटा 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होती है, जो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट के दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। चीन का नया टैंक मैदान में कितना शक्तिशाली होगा, ये तो फिलहाल बता पाना मुश्किल है। चीन अब तक टाइप 99 और टाइप 99A जैसे टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शी जिनपिंग के सत्ता काल में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, हथियारों का जखीरा जमा किया है और इसका प्रदर्शन भी करता रहा है। लेकिन चीन और दिखावा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शी जिनपिंग इसी दिखावे के कारण ताइवान का मान मर्दन करना चाहते हैं, जबकि सच है कि ताइवान की आत्मरक्षा का जज्बा और अमेरिका से मिल रहे सहयोग की वजह से शी जिनपिंग खासे परेशान हैं। ताइवान पर हमले की तो छोड़िए, ताइवान को डरा तक नहीं पा रहे, और यही मैसेज अब चीन की जनता को भी मिल रहा है। लिहाजा चीन की सड़कें स्लोली ही सही विरोध की गवाह बनती जा रही हैं। इस बीच शी जिनपिंग का चीन का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय माना जा रहा है, जबकि शी की नीतियों से जनता नाराज है और चीन का कानून कहता है कि यहां विरोध और आंदोलन की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। अब देखना यह है कि प्रदर्शन की सुलगती आग क्या शोलों में तब्दील होने वाली है।
या तियानमेन स्क्वायर पर अब की बार भी जनता के अधिकार की लड़ाई को कुचल दिया जाएगा? वैसे चीन में इस समय सिर्फ ये बैनर वाला विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले तक तख्ता पलट की खबरों ने ऐसा जोर पकड़ा था कि शी जिनपिंग की विदाई के अनुमान लगने लगे थे। दरअसल समरकंद में एससीओ मीटिंग से लौटे शी जिनपिंग किसी भी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया था। अफवाह ये थी कि चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। वहीं अफवाह ये भी थी कि 16 अक्टूबर से शी जिनपिंग अपना तीसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाएंगे और उनकी जगह किसी दूसरे को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया जा सकता है।